नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाई पाकिस्तानी सेना ने भारत में कई सीमावर्ती राज्यों में हमले की नाकाम कोशिशें की हैं। सांबा में घुसपैठ कर रहे 7 आतंकी ढेर कर दिए गए इस जवाबी कार्रवाई में। जम्मू में ड्रोन हमला नाकाम कर दिया। पाक के F-16 और JF-17 लड़ाकू विमान भी भारत ने मार गिराए हैं और राजस्थान समेत सीमावर्ती राज्यों पर पाकिस्तान के सभी हमले हमारी सेना ने विफल कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय और सेना ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर यह बताया है कि पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन से हमले की कोशिश की और सैन्य ठिकानों, शहरों को इसमें निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन यह उकसावे वाली कार्रवाई थी। पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। पाकिस्तान ने गुरुद्वारे और धार्मिक स्थलों को भी जानबूझकर निशाना बनाया। पहली बार 7 से 8 मई की दरमियानी रात बाड़मेर के उत्तरलाई, बीकानेर के नाल और जोधपुर के फलौदी एयरबेस पर मिसाइल दाग करके हमला किया, लेकिन भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने हवा में ही पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराया और पाकिस्तान को यह बता दिया कि भाई आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है और पाकिस्तानी सेना के लिए यह एक बड़ा झटका रहा है। इसके बाद 8 मई की रात करीब 9 बजे जैसलमेर, पोखरण के सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने बहुत सारे छोटे छोटे ड्रोन और उनके झुंड एक साथ स्वाम अटैक किया है, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें भी हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया और पाकिस्तान को धूल चटा दी। सुबह जैसलमेर में ड्रोन का मलबा मिला। ये छोटे छोटे ड्रोन के झुंड को ट्रेस कर मार पाना आसान नहीं होता है, लेकिन भारतीय सेना की काबिलियत है, जो सुरक्षा अलर्ट था पहले से और जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है कितना मजबूत है, और ये सुदर्शन का जो प्रहार था वो पाकिस्तान झेल नहीं पाया। लेकिन भारत के पास मौजूद जबरदस्त जो रक्षा टेक्नोलॉजी है उसके आगे पाकिस्तान के हमले टिक नहीं पाए। राजस्थान में 5 जगह पाकिस्तान के हमले नापाक किए गए और इनमें जैसलमेर, पोखरण, फलौदी, जोधपुर, उत्तरलाई, बाड़मेर और नाल, बीकानेर शामिल हैं। जैसलमेर के आसमान में ही पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया और पोखरण में भी सेना के ठिकानों पर ड्रोन से स्वाम अटैक की कोशिश विफल हो गई। जैसलमेर के किशन घाट में जोगियों की बस्ती में जिंदा बम गिरा जो फट नहीं सका। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और किशनगढ़ एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद हैं। अलर्ट जारी कर दिया गया है और आपको यह भी बताएं कि 14 मई तक देश में 24 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। सीएम लगातार हाई लेवल बैठक कर रहे हैं और निर्देशित भी कर रहे हैं। वहीं आज का सबसे बड़ा मुद्दे में हम स्वाम मिसाइल अटैक को लेकर के भी बात करेंगे और साथ ही पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है उस पर भी बात करेंगे। खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको बयान भी दिखाते हैं और तस्वीरें भी। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। तो देखिए आप, ये कितनी बड़ी संख्या में छोटे छोटे ड्रोन के जरिए हमला किया गया और इन ड्रोन को आइडेंटिफाई करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर इन छोटे ड्रोन को पता लगा करके उनको इंटरसेप्ट कर और उसके बाद उनको न्यूट्रलाइज करना ये बहुत बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है। लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा सटीक और कितना मजबूत है ये उसकी तस्दीक करता है। अब पाकिस्तान के लिए चेतावनी है कि अगर अभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो उसके बाद बड़ी कार्रवाई
की जो है संभावना बनी हुई है। और इसी को जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज की जो प्रेस ब्रीफिंग सेना की तरफ से जो की गई थी उसमें बहुत सारी चीजें साफ हुई हैं। बताया गया कि ड्रोन कहां से आए हैं, ये तुर्की के ड्रोन हैं, क्या इसके पीछे तुर्की की साजिश है या तुर्की इसमें सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, और अभी इंटरनेशनल स्तर पर क्या अभी की स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और आगे क्या जंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आगे जारी रहेगा। इन तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ आप मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। और साथ ही हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंदवर्धन शुक्ला सर कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शुभांकर मिश्रा जी, रक्षा विश्लेषक, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं सबसे पहले लेकिन अनुज सर आपके पास ही शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। ये आज की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। पहली चीज, भारत ने सटीक हमला किया, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, और उसके बाद देखिए आप कैसे पाकिस्तान का डर छलकता है आतंकियों के लिए। जब वहां पर जनाजा निकलता है उन आतंकियों का, तो वहां पर सेना के बड़े अधिकारी शामिल होते हैं। अब ये जो चीजें हैं बताती हैं कि पाकिस्तान का आतंकियों से क्या उनका कनेक्शन है, और ये अब पूरी दुनिया को हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद पाकिस्तान ने बता दिया है। हाँ शुभेंदु, तो देखिए, धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। आपके मुंह से जो सही शब्द है वो निकलते निकलते रह गया। आपके मुंह से आतंकिस्तान निकलते निकलते रह गया, उसको मैं निकाल देता हूं। इसमें दुनिया को न कभी संदेह था, न है, न होगा। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है, आतंक का एपिसेंटर है, आतंक का जन्मदाता है, आतंक को बढ़ावा देने वाला, पालने पोसने वाला और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाला देश है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। और यही वजह थी कि कई साल पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा है। किसी भी देश को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ऐसे ही नहीं डाल देते। तो इसका अर्थ यह है कि न केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके बारे में पूरा ज्ञान था कि पाकिस्तान पूरी तरह से इसमें लिप्त है, और उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया और पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला। फिर इन्होंने कुछ छोटे मोटे एक्शन लिए और ग्रे लिस्ट से बाहर हो गए। और मैं आपको बता सकता हूं कि अगर जरा भी सेंस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बचा है तो कल या आज है उनकी मीटिंग, आज पाकिस्तान दोबारा ग्रे लिस्ट में दाखिल हो जाएगा। अब आपका प्रश्न कि देखिए, ये पाकिस्तान का आतंक से जो जुड़ाव है ये कहीं छुपा हुआ नहीं है। मैं दो तीन चीजें कोट करता हूं आपको। परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि उसामा बिन लादेन, हक्कानी और काफी कई और दो चार नाम उन्होंने लिए थे, वो हमारे हीरो हैं। अब आप देख लीजिए, जो दुनिया का सबसे दुर्दांत आतंकवादी था, अमेरिका का मोस्ट वांटेड था, उसको परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि वो हमारा हीरो है। उसके बाद ये इमरान खान 2019 में अमेरिका में जाके कहते हैं कि हम 30 से 40 हजार आर्म्ड टेररिस्ट हमारे देश में हैं जो कि हमारी सेना के साथ संपर्क में हैं। तीसरी बात, अभी कुछ दिन पहले उनके रक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम पिछले 30-35 सालों से वी आर डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर यू, यूएस एंड इंग्लैंड। तो मतलब 30-35 साल ये उन्होंने माना। उसके बाद उनके पूर्व विदेश मंत्री ने माना। तो ये वो भी मानते हैं, ये विश्व भी जानता है, और सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। तो ये जानता। और उसके बाद ये जो उन्होंने किया है हरकत अटैक के बाद, कि राष्ट्रीय ध्वज में लपेट करके उनका जनाजा निकाला गया और पूरी आर्मी खड़े होकर के सैल्यूट कर रही है। मुझे लगता है कि उसके बाद किसी प्रमाण की किसी को आवश्यकता नहीं है। तो पाकिस्तान आतंकिस्तान है, जो आपने कहा, मैं उसको पूरी तरह से आज सिद्ध कर देता हूं। अब जहां तक प्रश्न उनके द्वारा अटैक का है, देखिए, हमने जब हमला किया तो 24 मिसाइल हमने दागी, 24 की 24 मिसाइल अपने ठिकाने पर लगी। मैं आपको बताता हूं शुभेंदु, जो कंपनियां स्कैल्प मिसाइल बनाती हैं वो भी नहीं गारंटी देती कि 100% टारगेट पर पहुंचेंगी। और हमने पहुंचाई। ये आपके सेना की काबिलियत है। मेरे को पूरा करने दीजिए। और वो उस परिस्थिति में पहुंचाई जब 15 दिन से टेंशन्स बढ़ रहे थे। उन 15 दिनों में पाकिस्तान की आर्मी लगातार सजग थी, पाकिस्तानी एयरफोर्स
कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रही थी और पाकिस्तान के एडी सिस्टम्स पूरे में लगे हुए थे। ऐसी परिस्थिति में पूरा सरप्राइज हासिल और सर करते हुए पाकिस्तान से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं बड़े हैरान करने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमने से अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसलिए एक्टिवेट नहीं किया, हमारी लोकेशन पता चल जाएगी। अब आप देखिए कैसे बयान है। मैं इसका शुभेंदु मुझे इजाजत दें, छोटा सा उदाहरण देता हूं। हाँ। कि एक फुटबॉल का मैच चल रहा है और वो टीम कहती है कि हमने गोल इसलिए हो जाने दिया कि कोई गोलकीपर को ना पहचान ले। हाँ। ये वही बात है। तो इसको, ये हास्यास्पद भी नहीं है। इस पर मुझे हंसी नहीं आ रही, मुझे इस पर जिस व्यक्ति ने ये कहा है उसकी आईक्यू पर दया आ रही है कि इतनी कम आईक्यू का भी कोई इंसान हो सकता है। वो पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री है, मैं उसके 50 स्टेटमेंट्स आपको गिना सकता हूं जिससे आपको पता पड़ेगा कि किसी दुधमुए बच्चे की आईक्यू भी उससे कहीं ज्यादा है। वो बिल्कुल, उनको कुछ पता नहीं है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आज जो उन्होंने अपनी संसद में कहा वो सुनिए। ये बहुत ज्यादा, पूरे जो हार चुकी है सेना, उसका देश जो पूरी तरह से भग चुका है, उसके जैसे लोग भी इस तरह की हरकत नहीं करते हैं। तो उसको छोड़ दें आप। पाकिस्तान जो कह रहा है उनको कहने दीजिए। हाँ। पाकिस्तान झूठ पेडलिंग में विश्व का नंबर 1 देश है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नैरेटिव बिल्डिंग और झूठ को फैलाना, उसमें पाकिस्तान को जितनी महारत हासिल है उतनी दुनिया में किसी देश को हासिल नहीं है। शायद ये ऐसा भी नजर आ रहा है, ऐसे स्टेटमेंट इसलिए भी है क्योंकि वो बौखलाया हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या, कोई काट उसके पास है नहीं। पिछली बार जब मैं आपके चैनल पे आया था मैंने यही कहा था कि आप देखिए पाकिस्तान का जो रिएक्शन हुआ जब हम 15 दिन तक हम अपनी तैयारी कर रहे थे। देखिए वो जो 15 दिन है वो बहुत क्रिटिकल थे। उन 15 दिनों में हमने अपना सियाचिन ग्लेशियर से लेकर के सर क्रेक तक का एयर डिफेंस ग्रिड इन प्लेस लगा दिया था, क्योंकि हमें पता था कि जो हम अटैक करेंगे उसका कोई ना कोई रिटेलिएशन जरूर होगा। तो हर कॉन्टिंजेंसी के लिए हमने प्लानिंग करी थी, हर कॉन्टिंजेंसी को हमने वॉर गेम किया था और उससे पूरी तरह निपटने के लिए हमने अपना पूरा एयर डिफेंस का इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड और एयर डिफेंस का वेपन ग्रिड लगा दिया था। तो ये इसी वजह से हमने 24 फायर करी, 24 की 24 ठिकाने पर उन्होंने 50 फायर किए, एक भी नहीं लगा, एक भी, नॉट इवन वन। फिर अगले दिन उन्होंने स्वॉर्म अटैक किया, 400 ड्रोन लगाए, उसमें से भी एक भी कहीं जाकर के नहीं टिका। तो इससे ये पता पड़ता है, देखिए शुभेंदु, जितना जरूरी हथियार का होना है, मशीन का होना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी मैन बिहाइंड द मशीन है। इतनी हाइटेंड सिचुएशन में हमने उनके पूरे रडार सिस्टम को नलिफाई करते हुए हमने जाकर के कराची से लेकर के और रावलपिंडी तक, गुजरांवाला तक हमने हमले कर दिए, उनको पता नहीं पड़ा, पता भी नहीं चल पाया। ठीक है, मैं इसमें जरा शुभांकर सर को भी जोड़ रहा हूं। जरा शुभांकर सर, एक चीज और इसमें जोड़ने वाली है। अब आप कनेक्शन देखिए कि जो पाकिस्तानी हमले का स्टाइल था वो हमास पैटर्न का नजर आता है। पुंछ में जो अटैक हुआ वो हमास पैटर्न पर था। अब इसके पीछे की कुछ आप नजर आता है कि स्ट्रैटेजी है, कुछ कनेक्शन है, क्यों आखिर ऐसा हुआ? शुभेंदु जी, अप्रैल के तीसरे हफ्ते में हमास के एक काफी बड़े लीडर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आए थे और उन्होंने वहां पे एक जनसभा को भी संबोधित किया था। इस फैक्ट को हम लोगों ने थोड़ा सा भुला दिया, इस पे हमारे यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं हुई। उसके पहले 16 तारीख को मुल्ला मुनीर ने अपनी वो बकवास वाली भाषण दिया था जिसमें उसने कहा था कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर टू डिफरेंट सिविलाइजेशन और टू नेशन थ्योरी को फिर से उसने छेड़ा था। और उसके बाद फिर आपका पहलगाम पे अटैक होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से 7 अक्टूबर को इजराइल में हमला हुआ। तो मुद्दा आपका ये हमास का नहीं है, ये मुद्दा आपको इस्लामिक जिहाद का है, जो आपको समझना पड़ेगा। इस्लामिक जिहाद एक पूरे तरीके का फिक्स तरीका है, जो एक उनकी आईसिस की मेथोडोलॉजी है और पूरे विश्व में वो एक तरीके से ही काम करते हैं। अगर आप देखें जिस तरीके से इंतिफादा शुरू हुई थी, फिलिस्तीन में लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की और बच्चों को और महिलाओं को आगे रख के काम करना शुरू किया, वही कार्रवाई आज की डेट में जहां जहां भी इस्लामिक मिलिटेंसी है वहां वो इस्तेमाल की जाती है। उसी तरीके से वहां पे फिर छिटपुट अटैक एंड की कार्रवाई शुरू हुई, वही चीजें दोहरानी शुरू कर दी गई। वहां फिर शुरू हुआ आपको सिविलियंस पे हमला करना एंड उसी तरीके से सिविलियंस पे हमला करना हर जगह शुरू हो गया। जिस तरीके से भी इजराइल के साथ हमास को पता है कि सामने आके नहीं लड़ सकता, तो वो ड्रोन्स और लो कॉस्ट ऑप्शंस का इस्तेमाल करता है, वही काम पाकिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान हो, हमास हो, फिलिस्तीन हो और
इस तरीके के जो बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया के, अगर आप जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं अगर आप उनको उठाएं तो 90% से ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक मेंटालिटी और इस्लामिक जिहाद की अवधारणा के तहत काम करते हैं। कुछ ही आपको मिलेंगे जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जैसे आपका श्रीलंका में आप अगर लिट्टे को लें तो वो उस तरीके के कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगे जो इस्लामिक जिहाद की अवधारणा के नीचे काम नहीं करते। हाँ। अच्छा, तो और यहाँ पे एक चीज और है सर इसमें, देखिए जब हर मोर्चे पर भारत पाकिस्तान के हर एक हमले का जवाब दे रहा है, तो वहां पर एक और जो बड़ा सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल जो काम किया था वो सिंधु जल समझौते को लेकर के था। अब जानकारी ये मिल रही है कि जो अब पानी रोक दिया गया, बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी था कि आखिर क्या हुआ आखिर इस पर, और इसमें अब ये साफ किया जा रहा है कि भाई जो पानी रोका गया था वो राज्यों को दिया जाएगा, यानी कि भारत में जहां पानी का संकट रहता है वहां पर अब उस पानी को सप्लाई किया जाएगा, वहां तक उन पानी को भेजा जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है मुझे लगता है। शुभेंदु जी, इस कदम के चरितार्थ होने में भी काफी समय लगेगा। हाँ, लेकिन जो इसका इफेक्ट पाकिस्तान में होने वाला है वो इमीडिएट है। हम शायद अभी जो हमारी 3 पश्चिमी नदियां हैं उनका पानी अभी हम अपने इलाके में ना डाइवर्ट कर पाए, बट जो पूर्वी इलाके की 3 नदियां हैं उनके पानी का कंट्रोल हमारे पास है। हाँ। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस संधि को एवेंस में डालने का, कि हम आप उनके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे। पहले हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे कि कितने क्यूसेक पानी कब छोड़ा जाएगा, क्या फ्लो है वाटर का, कितने बजे से कितने बजे तक पानी जाएगा, रफली कितना पानी हमारे आईबी को क्रॉस करके उन तक पहुंचे। ये जितना पानी हमारे इलाके से चिनाब का खास करके जाता था वो पानी उनके यहाँ उनके जो कनाल सिस्टम है उसमें यूटिलाइज होता। अब चूंकि हमने इंफॉर्मेशन देना बंद कर दिया है और पानी को छोड़ना और पानी को रोकना अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया है, उनका पूरा कनाल सिस्टम और उसको ऑपरेट करने का तरीका बिल्कुल ही मतलब बदहवासी की हालत में आ चुका है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत जो उनके साथ होने वाली है वो है कि खरीफ की बुआई का टाइम, इस समय अगर उनको पानी नहीं मिला तो ये एक फसल का बर्बाद होना इस भूखे नंगे देश के ताबूत में शायद एक और कील ठोकने का काम है। अच्छा, मैं एक चीज और, हाँ जी बताइए सर, बताइए। मैं 1 सेकंड और लूंगा आपसे, 10 सेकंड और लूंगा। जी। इंडस वाटर ट्रीटी का पूरा एवेंस में डालने का पूरा इफेक्ट तो बाद में आएगा, बट इतने से ही पाकिस्तान चोक हो जाएगा, ये मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, यानी कि इसका थोड़ा सा असर कुछ समय बाद होगा, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान पर इसका बड़ा असर अभी से दिखाई दे रहा है, क्योंकि पानी के लिए मोहताज हो चुका है पाकिस्तान, और सिंध प्रांत में स्थिति क्या है वो सभी के सामने आ भी रही है। मैं इसमें अनुज सर को वापस से जोड़ रहा हूँ। अनुज सर, ये जो चीज़ें हैं, जो एयरपोर्ट का बंद कर दिया गया और बार बार जो धमकी भरे ईमेल भी आ रहे हैं, इनको किस तरीके से देखा जाए? अब ये जो चीज़ें हैं, क्या ये माइंड डाइवर्ट करने की भी कोशिश है? कई जगहों पर ऐसे धमकी भरे ईमेल आए हैं, इसको हम किस तरीके से देखें? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो पाकिस्तान का जो हमेशा से, अभी की बात नहीं है, ये सदैव से उनका ये काम करने का तरीका रहा है। उनके पास एक तो वो लोग हैं आतंकवादियों के रूप में जो कि फिजिकली जाकर के काइनेटिक तरीके से वो अक्रॉस जाकर के काम करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, उनके पास नॉन काइनेटिक तरीका है काम करने का। उसमें उनके जो स्लीपर सेल्स का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम पूरे भारतवर्ष में है, पूरे भारतवर्ष में है शुभेंदु, ये मैं बता रहा हूं आपको। पूरे भारतवर्ष का अर्थ है अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ तक और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, पूरे भारतवर्ष में इनका एक इकोसिस्टम है, एक उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रखा है स्लीपर सेल्स का, और वो कभी भी उन स्लीपर सेल्स को उठा सकते हैं। लेकिन सफाई अभियान चल रहा है वैसे सर? जी, सफाई अभियान इनके लिए भी चल रहा है। वही मैं बता रहा हूं कि ये जो सफाई अभियान चल रहा है, सफाई अभियान शुरू हो गया है। पहले भी हमने इन चीजों को बस्ट किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसका असर क्या होता है देखिए कि ये जिस प्रकार की जो हरकतें, गतिविधियां आपको नजर आ रही हैं कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये भी उन स्लीपर सेल्स का काम है। उन स्लीपर सेल्स के अलावा और कुछ सॉफ्ट जो हमारे पास सो कॉल्ड अर्बन नक्सल्स हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ी पौध हमारे यहाँ पनप रही है, जो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो लोग भी हैं। तो कुल मिलाकर के एक बहुत जबरदस्त इकोसिस्टम है।
उसको तोड़ने की आवश्यकता है। जहां तक प्रश्न इस बात का है, ये जरूर थोड़े से बढ़ेंगे, और लेकिन ये बहुत ज्यादा वैसी बात नहीं है। इनको हम करेंगे, और हमारे पास पूरा मैकेनिज्म एग्जिस्टिंग है, और इस प्रकार की जिससे जो थ्रेट है उससे हम निपट सकते हैं। हाँ। अब मैं आपको ये बताता हूं, देखिए जो 15 दिनों में क्या हुआ, आपने जो प्रश्न पूछा इंडस वाटर ट्रीटी, हाँ। देखिए ये इसको बोलते हैं कोर्सिव डिप्लोमेसी या एक ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स था। और उसमें जो मिलिट्री का यूज होता है, मिलिट्री टूल का, जो कि एक्चुअल काइनेटिक एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री है, हाँ। वो भी उसी लेडर में कहीं ना कहीं आती है। तो हमने जब शुरू किया, जैसे ही ये हुआ, प्रधानमंत्री जी ने जाकर के कहा कि हम आपको बहुत जबरदस्त जवाब देंगे, और सिंधु रिवर समझौता पोस्टपोन किया, फिर ट्रेड बंद किया, फिर आने जाने के रास्ते बंद किए, वीजा कैंसिल किए, सारे ये 15 बहुत का बंद इंपैक्टफुल रहा है किए। सर, इसका तो बड़ा ये कड़ा तमाम कड़ा चीजें मैसेज गया है। मैं जुबिन तो मैं वही वापस लौटता हूं कि- सर, मैं माथुर सर वापस लौटता हूं जरा। मैं वापस लौटता हूं, आनंद जी भी हमारे साथ हैं। आनंद जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, हालांकि बीच में कनेक्शन थोड़ा सा नहीं हो पाया था उनसे, लेकिन वापस से जुड़े हैं। आनंद सर, एक चीज बताइए, राजस्थान के ऐसे जो, क्योंकि सीमावर्ती बहुत लंबी बॉर्डर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साझा होता है, तो राजस्थान के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसलमेर, बाड़मेर। और कल तो हमने देखा भी कि जो ड्रोन अटैक हुआ जैसलमेर के ऊपर, वो लोगों की गवाही है। वहां पर लोगों ने बताया बड़ी दहशत में वहां पर रहे थे लोग। लेकिन एक चीज साफ है, आज जब लोगों से पूछा गया कि साहब देखिए क्या हुआ था, उन्होंने बताया कि हमें थोड़ा सा लगा था कि आसमान में कुछ ब्लास्ट हो रहा है, धमाके की आवाज हम सुन रहे थे, लेकिन हमें पूरा भरोसा है हमारी आर्मी के ऊपर। और जो एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया, उसके बाद लोगों का भरोसा और बढ़ गया है। तो अब इसको लेकर के रिस्पांस क्या है, क्योंकि और क्या निगरानी करने की जरूरत है? और पहले से क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर ली थी, लोगों को बताया था कि अगर सायरन बजेगा, अलार्म सिचुएशन होगी, तो उस वक्त आपको क्या करना है, दिन के समय क्या करना है, रात में अगर ब्लैकआउट हो जाएगा तो आपको क्या करना है। शुभेंदु जी, लड़ाई दोनों मोर्चों पर होती है। जो बॉर्डर पर हो रही है, सेना हमारी सक्षम है जवाब देने के लिए, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी और सिविल डिफेंस की जरूरत है, इस समय सिविल प्रशासन का बहुत बड़ा दायित्व है। गंगानगर जिला है, उससे लगा हुआ हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जालौर है, बाड़मेर है, और उससे लगा हुआ जोधपुर, पाली, ये सब सीमा के क्षेत्र हैं। तो यहां पर सिविल डिफेंस का बहुत बड़ा योगदान, सिविल प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान। रास्ते साफ रहे, मूवमेंट ठीक होता रहे, अफवाहों पर ध्यान न दें, अपनी तैयारी रखें। जब ड्रिल हो रहा है, जब ब्लैकआउट हो रहा है, तो कोई भी चीज कहीं भी जरा सी भी दुश्मन को फायदा पहुंचा सकती है। हालांकि जनरल माथुर साहब ने बिल्कुल सही कहा, इलेक्ट्रॉनिक वॉर चल रहा है, डिप्लोमेटिक वॉर भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस समय। नागरिकों को सतर्क रखना, समझाना। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 15 दिन से ये तैयारी चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हमने अपनी जगह स्थापित कर दिया। जो लोग कह रहे थे अभी कुछ नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया, अरे ये कोई अगरबत्ती जलाना है, मोमबत्ती जलाना नहीं होता है, तैयारी करनी पड़ती है, हमें देखना पड़ता है। आपने देखा ओपन में टर्की, अजरबैजान, मलेशिया और चाइना पाकिस्तान के फेवर में खड़े हो गए। अब आप देख रहे हैं जितने ड्रोन उनको मिल रहे हैं, टर्की के बने हुए ड्रोन मिल रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं? तो ये सारी डिप्लोमेसी को देखते हुए आप सोचिए, प्रधानमंत्री, एनएसए, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर लगे हुए हैं रात और दिन, आर्मी के स्पोक्स पर्सन सभी चीजों की हमको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जो सीमा पर हमें करना है, जो हमें सीमा के पीछे की लाइन पे करना बिल्कुल, है, और इसमें आम लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जरूरत ये मैं इसमें शुभांकर सर को जरा जल्दी से एक रिएक्शन में जरा जल्दी से लेना चाह रहा हूं। शुभांकर सर, ये तुर्की वाला जो कनेक्शन सामने आ रहा है, ये जो ड्रोन है, इसका मतलब क्या है? अब क्या माना जाए कि इसमें कुछ ऐसे, क्योंकि पहले भी कहा जा रहा था कि भाई चीन और तुर्की थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन बैकएंड पर क्या अभी भी वो खड़े हुए हैं? देखिए, बैकएंड पे वो खड़े रहेंगे, और क्योंकि दोनों ही देशों को पैसा बिल्कुल कमाना है। है। अभी ड्रोन कोई फ्री में किसी को नहीं दे रहा, वो पैसा देके ड्रोन पाकिस्तान उनसे खरीद रहा है। पहली दूसरी चीज ये है कि जैसा आज की ब्रीफिंग में भी बताया गया कि ये ड्रोन्स को इस्तेमाल करने का, और जो आपने भी शुरू में अपनी ब्रीफिंग में बोला कि स्वार्म ड्रोन यूज किए गए, उनको यूज करने का मकसद ये था कि वो हमें प्रूव करें कि हमारी एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी क्या है, हम कितना डीप है। और जहां तक मुझे लगता है कि हमें अपने बहुत ही सीमित संसाधनों से हमने उनको निपटाया है। हमारे पास उसके अलावा असीमित साधन अभी और हैं,
और उनकी जो भी एस्केलेशन लैडर में अगर वो जहां तक जाना चाहेंगे, चाहे वो ड्रोन के बाद जहां भी पहुंचे, तो वो उसका जवाब देने में भारतीय सेना सक्षम है। जहां तक रहा सवाल अभी और का, तो उनके पास इन ड्रोन्स के अलावा भी काफी सारे ड्रोन्स हैं, और जिसका इस्तेमाल मुझे लगता है कि निकट भविष्य में पाकिस्तान दोबारा करेगा, बिकॉज पाकिस्तान की फितरत ऐसी है कि वो सुधर नहीं सकता। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान की फितरत ही ऐसी है, वो सुधरने वाला नहीं है। लेकिन एक बड़ा मैसेज यहाँ पर दिया गया है। मैं अनुज माथुर सर को वापस से जोड़ रहा हूँ। माथुर सर, अभी की जो सिचुएशन है, अब क्या नजर आ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान तो बाज नहीं आ रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा, और भारत जो एक जिम्मेदार देश होने के नाते बहुत सीमा के तहत, बहुत संयमित, बहुत नपा तोला जो है वो कार्रवाई कर रहा है। और ये एक मैसेज भी है, दुनिया के देश समझ रहे हैं कि भाई भारत जो है इतना ऐसा होने के बावजूद भी बड़ी नपीतुली कार्रवाई कर रहा है, तो बहुत संयमित अपना वो जो है कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मैसेज भी अब दुनिया के देश समझ रहे हैं। शुभेंदु, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान, दुनिया जानती है पाकिस्तान एक रोग नेशन है। ये बिल्कुल निश्चित रूप से पूरी दुनिया को पता है। अभी हमको जो बात समझने की है, देखिए, हम तुर्की की बात कर रहे थे। जो पाकिस्तान के फेवर में अभी खड़े हैं देश, वो 3 हैं, अजरबैजान, मलेशिया और तुर्की, और तीनों भिखारी हैं। जितना बड़ा भिखारी पाकिस्तान है, उतने ही बड़े भिखारी तीनों हैं। और तुर्की भी एक बहुत समझदार देश है, और उन्होंने ये जो ला करके दिए हैं ड्रोन्स, इनको मुफ्त में नहीं दिए। तुर्की पाकिस्तान में एक बाजार देख रहा है। हालांकि तीनों मिलकर के कभी एक इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुर्की का इतिहास समय नहीं है हमारे पास, वरना मैं आपको पूरा इतिहास बताता कि तुर्की की एक शख्सियत है, खासियत है कि वो हमेशा एक गलत आदमी के साथ खड़ा होता है। चाहे वो पहला विश्व युद्ध हो, उसके पहले वाला हो, बाजार की तरह देखता है उसको। तो आज भी वो गलत के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन आप ये समझ लें, पाकिस्तान की समस्या आज की तारीख में हथियार उतना नहीं है जितनी अर्थव्यवस्था है। और उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कोई तीनों में से काबिल नहीं है। उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए या तो यूएई या सऊदी अरेबिया को आना पड़ेगा, या यूरोप को आना पड़ेगा, या अमेरिका को आना पड़ेगा, या परम मित्र चीन को आना पड़ेगा। और सबने पल्ला झाड़ लिया है इनसे। तो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान आज की परिस्थिति में बहुत डिफिकल्ट स्पॉट में है, और वो डिफिकल्ट, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल समय है। और अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं समझता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुसीबत आगे आने वाले समय में दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का, बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े हमारे साथ और आपने बातचीत की है। क्योंकि सीमा पर तो हाई अलर्ट बना हुआ है, लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, और अगर ऐसी कोई आपात स्थिति बनती है तो भारत की तरफ से माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। यहां से एक बड़ा संदेश इसलिए भेजा जा रहा है। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।